पहला वर्ग था प्रथम स्टेट्स, दूसरा वर्ग था द्वितीय स्टेट्स, तीसरा वर्ग था तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग को सम्मिलित किया गया है। जिस प्रकार भारतीय धर्म में पूजा पाठ कराने के लिए हम पुजारी हुआ करते हैं, उसी प्रकार ईसाई धर्म में धार्मिक शिक्षा देने के लिए या धार्मिक कार्य करने के लिए या धर्म की शिक्षा देने के लिए पादरी हुआ करते हैं, जो चर्च की देखभाल किया करते हैं। तो प्रथम स्टेट में हम पादरी वर्ग को सम्मिलित करते हैं। द्वितीय स्टेट्स में हम कुलीन वर्ग को सम्मिलित करते हैं। कुलीन वर्ग यानी कि धन संपदा से युक्त वर्ग, जो कि ऐशो आराम के साथ अपना जीवन व्यतीत करता था, राजा के विशेष सलाहकार होते थे और राजा के विशेष कृपा पात्र हुआ करते थे। फिर हम आते हैं आगे तृतीय स्टेट्स को। तृतीय स्टेट्स में हम साधारण जनता को सम्मिलित करते हैं। साधारण जनता कौन सी जनता? जिनमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि होते हैं। साथ ही किसान हैं, कारीगर हैं, छोटे किसान हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, नौकर, ये आते हैं आपके तृतीय स्टेट में। तो इस प्रकार फ्रांसीसी समाज 3 वर्गों में विभक्त था: प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो वर्ग था उन्हें कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे, जबकि तृतीय स्टेट्स के जो साधारण जनता थी उन्हें कोई विशेषाधिकार नहीं मिले हुए थे। उनकी दशा अत्यधिक दयनीय थी। तो इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में 3 वर्ग थे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की क्या स्थिति थी या कौन से कारण फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी थे। तो इसमें हम सबसे पहले चलते हैं कि पहला कारण है कि 90% किसान होना। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में 90% किसान थे, वो भी ऐसे किसान जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं थी। वे सामंतों के या पादरियों के खेतों पे, घरों पर काम किया करते थे। ऐसे किसानों को सड़क निर्माण कार्यों में भी जबरन लगाया जाता था और उन्हें बहुत कम वेतन दिया जाता था, जिससे कि उनका दैनिक जीवन भी सही से नहीं चल पाता था। इसके साथ ही हम दूसरे कारण पाते हैं कि कुलीन में पादरी वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त होना। फ्रांसीसी क्रांति के लिए ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि पादरियों को और कुलीन वर्ग को एक विशेषाधिकार प्राप्त थे, जन्म से ही विशेषाधिकार प्राप्त थे। वो कौन से थे कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ता था। सारे करों का भार साधारण जनता पर या तृतीय स्टेट के जो किसान हैं, मजदूरों पर डाल रखा था। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं टाइट नामक धार्मिक कर। टाइट एक कर है जो कि पादरियों के द्वारा साधारण जनता से धर्म के नाम पर वसूल किया जाता है। इस एक प्रकार का धार्मिक कर है। इसके साथ ही सरकार के द्वारा जनता से एक प्रत्यक्ष कर भी वसूल किया जाता था, जिसे हम टाइल के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही सरकार कुछ अप्रत्यक्ष कर भी वसूल किया करती थी जनता से, जैसे कि नमक और तंबाकू की दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर कर वसूल करना। ये दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर कर वसूल करना जनता के लिए बहुत ही असहनीय था। इस कारण जनता में अत्यधिक मात्रा में असंतोष था। इसके अलावा हम और कुछ कारण भी जानते हैं जो कि फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी थे। जैसे सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय राजा की उम्र केवल 20 वर्ष की थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से हुआ, जो कि एक खर्चीली और बहुत ही राजा को अपने अधिकार में रखने वाली महिला थी। इसके साथ ही जब राजा गद्दी पर आसीन हुआ, उस समय फ्रांस का राजकोष पूरी तरह खाली हो चुका था। राजकोष खाली होने के पीछे के बहुत सारे कारण थे। उन कारणों में पहला कारण है कि लगातार युद्धों के कारण फ्रांस के जो वित्तीय संसाधन थे पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। सेना पर अत्यधिक मात्रा में धन खर्च किया जाता था। इसके साथ ही राज दरबार की शान शौकत पर फजूल खर्ची। राजा जिस महल में रहा करता था उसे हम वर्साय का महल के नाम से जानते हैं। वर्साय का एक विशाल महल था जिसमें सैकड़ों की संख्या में दास दासियां रहा
करते थे। राजा भी शान शौकत से जीवन व्यतीत करता था और राजमहल या वर्साई के महल की देखभाल के लिए बहुत अधिक मात्रा में धन खर्च किया जाता था। इसके साथ ही हम जानते हैं कि फ्रांस द्वारा अमेरिका की सहायता का नाम। ब्रिटेन ने अमेरिका के कुछ इलाकों पर या कुछ जगहों पर अधिकार करार कर रखा था। अमेरिका ने फ्रांस से सहायता की मांग की तो फ्रांस ने अपनी सेना अमेरिका को दी। फ्रांस से बहुत अधिक मात्रा में सेना अमेरिका को सहायता के लिए दी गई, जिससे कि यहाँ पर काम करने वाले किसानों और मजदूरों की दिनों दिन कमी होती गई, क्योंकि जब सैनिक कम थे तो साधारण किसानों को, भूमिहीन मजदूरों को भी सैनिक बनाकर अमेरिका भेजा जा रहा था। तो इससे ये पता चलता है कि जो फ्रांस में जो सेना पर अत्यधिक मात्रा में धन खर्च करा जा रहा है, जिससे कि फ्रांस का जो राजकोष है धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। इसके साथ ही वित्तीय राजकोष बढ़ाने के लिए, जब हमारा राजकोष पूरी तरह खाली हो चुका है तो हम धन की प्राप्ति कैसे करेंगे? तो जो राजा के विशेष सलाहकार हुआ करते थे वो राजा को कहा करते थे कि धन बढ़ाने के लिए साधारण जनता या तृतीय स्टेट्स पर कर बढ़ा दिए जाएं। तो राजा दिनों दिन जनता पर करों की मात्रा बढ़ाता जा रहा है। ये स्थिति जनता के लिए बहुत अधिक दयनीय है, क्योंकि जिस जनता के पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है, वो बढ़े हुए करों को किस प्रकार चुकाएगी? तो ये सारी परिस्थितियां ही फ्रांस की राज्य क्रांति के लिए उत्तरदायी थी। इसके आगे की जो पाठ की चर्चा है हम अगले टॉपिक में करेंगे।